हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका अप्रैल में एग्ज़ाम है, जिसको लेकर एडवांस मैथ की हमने सीरीज़ चला रखी है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हमने लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, फिर उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। जैसे आपका फ़ोन होता है, आपके फ़ोन में ढेर सारे कॉन्टैक्ट्स ऐड होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक पर्सन होते हैं जिनके नाम आपको याद होते हैं, नंबर्स आपको याद होते हैं। जैसे आपके मम्मी का हो गया, डैडी का हो गया, कुछ दोस्त हो गए, भाई बहन हो गए, या फिर उनका नंबर हो गया जिनको आप समझ ही रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स होते हैं जिनके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने होते हैं। वो कौन कौन से एंगल होते हैं? वो होता है एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स हैं जिनकी मुझे वैल्यूज याद होनी चाहिए। किस किस के लिए? साइन के लिए। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1। उसी तरीके से अगर मैं कॉस की वैल्यू लिखूंगा तो कॉस की वैल्यू होती है 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब मुझे साइन और कॉस की पता है तो मैं tan की पता कर सकता हूँ दोनों को डिवाइड करके। तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan की वैल्यू हो जाएगी 0/1, 0। इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो 1/√3, ये 1 हो जाएगा डिवाइड होकर, ये √3, और यहाँ पर 1/0 जब मैं करूँगा तो यहाँ पर इनफाइनाइट भी बोलते हैं या नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, लेकिन कभी भी अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप ऑप्शन टिक करोगे नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट रेशियो, कॉट की वैल्यू क्या होगी? tan का इन्वर्स होता है। जब मैं tan का इन्वर्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर से वही नॉट डिफाइंड। ये कितना हो जाएगा? √3, ये 1, ये 1/√3 और यहाँ पर कितना? 0। उसके बाद सेक की, अगर मुझे सेक की वैल्यू पता करनी है तो सेक के लिए क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस का रेसिप्रोकल जब करूंगा तो 1/1 कितना हो गया? ये 1 हो गया, ये 2/√3, यहाँ पर √2, 60 के लिए 2, और यहाँ पर 1/0 जब मैं करूँगा तो ये भी कितना बनेगा? नॉट डिफाइंड। तो आपको याद रखना है कि tan और सेक किस पर नॉट डिफाइंड है? 90 डिग्री पर क्या होते हैं? नॉट डिफाइंड होते हैं। और उसके बाद लास्ट में अगर मैं बात करूँ कॉसेक की, तो कॉसेक की क्या हो जाएगी? 0 पर नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री पर 2, ये √2, यहाँ पर 2/√3, और ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ एंगल्स जिनके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, ये तो आपको याद ही रखना है कि भाई tan और sec कब नॉट डिफाइंड होते हैं? 90 डिग्री पर। उसके अलावा जो कॉट है और जो कॉसेक है वो कहाँ पर नॉट डिफाइंड होते हैं? 0 डिग्री पर। इसके बाद जो मुझे देखना है, मुझे इनमें करवाना है कंपैरिजन, जिसके ऊपर आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भाई, मुझे क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। मेरी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, चलो उससे पहले देख लो कि भाई साइन 0 0 क्यों होता है। कोई आपसे पूछ ले साइन 0 0 क्यों है, कॉस 0 1 क्यों है, अगर कोई आपसे ये पूछ ले तो कैसे बताओगे? आप क्या करोगे? ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल है ABC, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। अब कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ साइन 0 0 क्यों है, तो साइन 0 0 क्यों है? अगर ये एंगल थीटा है, मैं क्या करना है? मुझे क्या करना है? इस एंगल को 0 करना है। अगर मैं इस एंगल को अगर 0 करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? इस पॉइंट को नीचे की तरफ लाता रहूँगा। जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे की तरफ आता रहेगा वैसे वैसे थीटा कम होता रहेगा, और जब थीटा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि ये साइड अगर AB है, AC को भी मैं इसी के ऊपर ले आता हूँ, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल थीटा कितना हो गया? 0। और जब ये 0 हो गया तो इस बात का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर खत्म हो गया। परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा?
जीरो हो गया। और जब परपेंडिकुलर जीरो हो गया, मुझे पता है साइन रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और जब परपेंडिकुलर जीरो हो गया तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। उसके बाद अगर कोई पूछता है कि भाई कॉस जीरो 1 क्यों है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ही मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूस, और यहीं पर क्या है, बेस है। ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपको पता है कॉस रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब जब दोनों बराबर हैं तो भाई ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से कोई आदमी पूछ ले कि भाई साइन 90 क्यों 1 हुआ, चलो ये बताओ, तो आप क्या करोगे, फिर से एक ट्राइंगल बनाओगे इस तरीके से। ये हो गया ट्राइंगल ए बी और सी, ये एंगल थीटा। अब आपको क्या करना है, आपको इस एंगल थीटा को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है तो आप क्या करते चलो, बी की तरफ बढ़ाते चले जाओ इस पॉइंट ए को। अब यहाँ लाया आप, फिर उसके बाद आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, तो एंगल क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज करता जा रहा है। जब आप यहाँ पर पहुँच जाओगे पॉइंट बी पर, तो आपने देखा कि भाई सी बी और सी ए दोनों एक ही जगह पर आ गए। और जो एंगल थीटा है मेरा, हम कहाँ से मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल से। ये कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। और ये जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेन्यूस है, ये दोनों बराबर हो गए। और जो बेस है वो जीरो हो गया, वो हमारा खत्म हो गया। जब बेस खत्म हो गया तो आपको पता है कॉस रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब बेस जीरो हो गया तो कॉस 90 पर क्या होता है, कॉस रेशियो की वैल्यू जीरो होती है। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। और साइन 90 पर आप देख रहे हो दोनों क्या हो गई है, बराबर हो गए। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बराबर हो गए तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि साइन जीरो जीरो क्यों होता है, कॉस जीरो 1 क्यों होता है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2-3 ऑब्जर्वेशन करनी है। मुझे कंपैरिजन कराना है कि भाई साइन में क्या हो रहा है और कॉस में क्या हो रहा है। यहाँ देखो जरा अगर मैं बात करूं 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि साइन की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले 0 थी, फिर 1/2 हुई, फिर 1/√2, √3/2 और फिर 1 हुई। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री साइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजिंग है। आपको ये चीज याद रखनी है कि साइन की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है। अब अगर मैं देखूं कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग। अगर मैं 0 से 90 तक देखूं कॉस की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है। पहले वैल्यू कितनी थी, 1 थी, फिर उसके बाद कितनी हुई, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर कितनी हो गई, 0 हो गई। तो मैं देख पा रहा हूं कि साइन की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। कहां से कहां तक इंक्रीज हुई थी साइन की, 0 to 1। और जो कॉस की वैल्यू हो रही है, कॉस की वैल्यू जो है, कॉस क्या हो रहा है, कॉस हो रहा है डिक्रीज। कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीजिंग है। और डिक्रीज कहां से कहां तक हो रही है, 1 से डिक्रीज होकर कहां हो गई, 0 तक। तो 1 से 0 कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और अगर मैं tan की बात करूं, tan रेशियो की, अगर कोई पूछ ले भाई tan रेशियो में क्या हो रहा है, तो tan रेशियो में क्या हो रही है, वैल्यू देखो 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3 और फिर नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी तक जाती है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि tan की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजिंग है 0 से 90 तक। इंक्रीजिंग कहाँ से, 0 to इन्फिनिटी। कहाँ, जब मैं एंगल क्या लेता हूँ, 0 से 90 तक की बात करता हूँ। तो साइन इंक्रीजिंग, कॉस इंक्रीजिंग और tan भी क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। अब इस बात पर आपसे छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ वो यही पूछ ले कि भाई बताओ, छोटी सी बात इसलिए सी वो ये पूछ सकता है कल के दिन को छोटी सी बात उसने ये पूछ ली कि भाई बताओ साइन 43 डिग्री और साइन 53 डिग्री में कौन बड़ा है। तो आपको पता है भाई साइन की वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है। तो आप कह दोगे भाई कि साइन 43 छोटा है किससे, साइन 53 से। अगर वो इतनी सी बात लिख दे कि भाई बताओ cos 43 और cos 53 में कौन बड़ा है, तो आपको पता है भाई cos की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है cos की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आप कहोगे ये बड़ा है। उसके बाद अगर tan की बात कर ले, मैं लिख दूं tan 43 और tan 53 में बताओ कौन बड़ा है। तो आपको पता है tan की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे tan की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो आप कहोगे tan 53 tan 43 से बड़ा है। और क्या पूछ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये देखो
कल के दिन को वो आपसे इतना छोटा सा क्वेश्चन दे दे कि बताओ अगर दो एंगल है, इतना सा क्वेश्चन दे दिया उसने कि बताओ दो एंगल हैं ए और बी जो कि 0 से लेकर कहाँ तक है, 90 डिग्री के बीच में है। कहाँ है, 0 से 90 के बीच में है और ए बड़ा है बी से। उसने कहा कि ए और बी क्या है, दो एंगल है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में और ए क्या है, बी से बड़ा है। तो वो पूछ ले कि भाई बताओ साइन ए बड़ा है साइन बी से। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कॉस ए बड़ा है कॉस बी से। और थर्ड स्टेटमेंट tan ए इज ग्रेटर देन tan बी। ये हो गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दो एंगल है ए और बी जो कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है और ए बड़ा है बी से। और उसने तीन स्टेटमेंट लिख दिए कि साइन ए बड़ा है बी से, कॉस ए बड़ा है बी से और tan ए बड़ा है tan बी से। तो बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन दे दिए 1 2, सेकंड ऑप्शन 2 3, थर्ड ऑप्शन 1 3 या फोर्थ ऑप्शन ऑल। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं सीडीएस के एग्जाम में स्टेटमेंट दे देकर। तो आपको पता है कि भाई अगर मैं 0 से 90 के बीच की बात कर रहा हूँ तो कॉस साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो कौन सा एंगल बड़ा है, ए बड़ा है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू साइन बी से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। उसके बाद वो कॉस की बात कर रहा है। अब मुझे पता है कॉस में अगर वैल्यू एंगल बढ़ता है तो कॉस रेशियो की वैल्यू घटती है। तो मुझे पता है यहाँ पर कॉस ए क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। कॉस ए क्या होगा, स्मॉलर देन कॉस बी होगा, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा लिखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, मेरा फॉल्स हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला उसने कि tan ए बड़ा है tan बी से। तो ये भी क्या है, मुझे पता है tan रेशियो भी क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे tan रेशियो की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस हिसाब से मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है। तो इस हिसाब से मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और क्या पूछ सकता है वो क्वेश्चन, और देखो भाई उसके बाद आपको थोड़ा रेडियन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। किस चीज़ के बारे में, रेडियन के बारे में। रेडियन भी क्या है, एंगल मेजर करने की यूनिट है। रेडियन में भी तो हम एंगल मेजर करते हैं। तो एक रेडियन, पाई रेडियन कितने के बराबर होता है, इसको डिनोट किससे करते हैं, छोटा सा सी बना देते हैं। जैसे हम डिग्री में यहाँ पर छोटा सा 0 बनाते हैं, यहाँ पर क्या बना देते हैं, एक छोटा सा सी बना देते हैं एंगल के ऊपर। तो कितना, पाई रेडियन कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक रेडियन कितने के बराबर हो गया, 180 डिग्री अपॉन पाई के। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 57 16 22। ठीक है, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड इसकी वैल्यू आती है किसकी, 1 रेडियन की। 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के बराबर होता है 1 रेडियन। कल के दिन को आपसे इतनी सी बात पूछ ले कि भाई बताइए साइन 1 डिग्री अपॉन में साइन 1 रेडियन दिया है, जहाँ पर वेयर 1 ये रिप्रेजेंट्स रेडियन। तो अब हमें बताना है, हमें जो ये दे रखा a इक्वल्स टू, तो हमें बताना है, हमारे बताना है पहला ऑप्शन ये है कि a क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, सॉरी a क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। सेकंड ऑप्शन आपको दे देगा कि a 1 से छोटा होगा। थर्ड ऑप्शन दे देगा आपको कि बताओ भाई a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। या फिर लास्ट ऑप्शन दे देगा कि कांट डिटरमाइन, मैं नहीं बता सकता। तो देखिए अब यहाँ पर देखो भाई कि साइन क्या है, ये साइन, ये तो हो गया साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन। 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री के। तो ये कितना हो सकता है, क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कि साइन 1 डिग्री अपॉन में साइन 1 रेडियन। 1 रेडियन कितना है, 57 डिग्री। इसको 57 डिग्री भी अगर मैं लिख लूँ, आगे का एंगल छोड़ दूँ, सिर्फ 57 डिग्री ही ले लूँ, तो मुझे पता चला कि भाई ऊपर तो 1 डिग्री है, अपॉन में 57 डिग्री है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन की वैल्यू बढ़ती है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी। जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। जब आंसर लेस देन 1 आएगा तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। और आगे बढ़ो भाई, और क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी हमें।
और क्या हमने देखा, आपने देखा कि भाई अब ये तो होगी 0 से 90 के बीच की बात। अब मैं 0 से 45 के बीच की बात कर लेता हूँ। 0 से 45 के बीच में क्या होता है, अगर मैं बात करूँ, अगर कोई एंगल है जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 0 डिग्री से कहाँ तक, 45 डिग्री तक। आपने देखा था कि 0, 30, 45 डिग्री अगर है मेरे पास एंगल, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2 और 1/√2। और कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस होता है हमारा 1√3/2 और ये 1/√2। तो यहाँ देखो कि जब 0 से 45 के बीच की बात हो रही है तो कॉस क्या है, साइन से बड़ा है, यहाँ भी कॉस साइन से बड़ा है, यहाँ भी कॉस साइन से बड़ा है, और 45 पर आकर वो बराबर हो जाता है। तो अगर मैं एंगल 0 से 45 के बीच में रखूँगा तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा बड़ा होगा किससे, साइन थीटा से। तो आपको क्या याद रखना है कि कॉस थीटा किससे बड़ा होगा, साइन थीटा से। कब, जब एंगल कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 45 के बीच में बात हो रही हो। अब अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर यहाँ तो ये 0 है और ये 1 है, यहाँ पर तो कॉस ही बड़ा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ तो आप कहोगे कि अगर सर एंगल 45 हुआ तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो सकती हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। तो अगर थीटा 0 से लेकर 45 तक है तो कॉस थीटा या तो बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है किसके, साइन थीटा के। अब इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कल के दिन को उसने पूछ लिया कि भाई बताओ साइन 16 डिग्री माइनस कॉस 16 डिग्री क्या होगा। ऑप्शन दे दिया आपको, पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी 0। तो बताओ इनमें से क्या होगा, या फिर डी कांट डिटरमाइन। तो बताओ इसमें से क्या ऑप्शन लगाओगे। आपको पता है 0 से 45 के बीच में कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है। भैया जब कॉस बड़ा है तो क्या आएगा आंसर मेरा, पॉजिटिव नेगेटिव ही तो आएगा। कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है, साइन छोटा है। अब छोटे में से बड़ा घटाओगे तो क्या आता है, हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब ये तो हो गई 0 से 45 के बीच की बात। अगर मैं 0 से 90 के 45 से ऊपर 90 तक जाऊं तो 45 से 60 और फिर 90, ये कितना होता है, ये हो गया √3/2 और ये 1, ये कितना होगा 1/2 और ये 0। जब मैं 45 डिग्री से, कोई एंगल थीटा है 45 से ज़्यादा है और 90 से छोटा है, तो आपने देखा कि 45 से आगे जाते ही साइन की वैल्यू बड़ी होने लगती है। किससे, कॉस से। तो साइन बड़ा है किससे, कॉस से। आपको यहाँ से क्या पता चला, आपको पता चला कि साइन थीटा बड़ा है किससे, कॉस थीटा से। अब फिर से वही बात, जैसे यहाँ पर हमने 0 के ऊपर इक्वल टू का साइन लगाकर देखा था, तो यहाँ पर 90 पर साइन लगाकर देख लो। अगर मैं 90 के इक्वल कर देता हूँ एंगल को तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो साइन बड़ा है ही है कॉस से। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा बड़ा रहेगा कॉस थीटा से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ फिर से, यानी थीटा एंगल में 45 कर लेता हूँ, तो आप कहोगे सर यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा। अब इसके ऊपर कल के दिन को क्या क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल सा फिर से वही क्वेश्चन बना सकते हैं ये लोग। क्या बोल देंगे कि भाई बताओ साइन 47 माइनस कॉस 47 है, तो बताओ ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर 0 होगा, या फिर कांट डिटरमाइन। आप नहीं बता सकते कि क्या होगा। तो आप देखोगे कि भाई 45 से ऊपर जाते ही कौन, साइन बड़ा होता है किससे, कॉस से। तो जब साइन बड़ा है कॉस से, जब बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव तो आएगा। तो क्या हो गया आंसर मेरा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ तक आपने देखा कि भाई 0 से 90 के बीच में क्या होता है, 0 से 45 के बीच में कौन बड़ा होता है, और 45 से 90 के बीच में कौन बड़ा होता है। कि 0 से 90 तक हमने देखा साइन इंक्रीज, कॉस इंक्रीज, टेन इंक्रीज। 0 से 45 के बीच में साइन बड़ा, साइन छोटा कॉस बड़ा, और 45 से ऊपर साइन बड़ा और कॉस छोटा होता है। उसके बाद आगे देखते हैं एक आध क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने देखा 0 से 90 तक साइन इंक्रीज, टेन इंक्रीज, कॉस डिक्रीज होता है। 0 से 45 के बीच में साइन और कॉस में हमने कंपैरिजन देखा, और 45 से लेकर 90 के बीच में भी दोनों में कंपैरिजन देखा। इसी के साथ अब मैं आप आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ और आपको 2 क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ कि आपको बताना है साइन 35 अपॉन कॉस 35
और दूसरा क्वेश्चन है cos 57 अपॉन sin 57 डिग्री। इनके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन <1, सेकंड ऑप्शन greater than 1 but less than 2, तीसरा ऑप्शन है equal to 1 और लास्ट ऑप्शन है can't determine। ठीक है जी, तो ये होमवर्क है आपका, इन्हें करिए और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने पढ़ाया ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और इन दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।